गुड इवनिंग बच्चों। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग 120 गोल्डन रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम लोग ये 14वां रूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग 13 रूल को स्टडी कर चुके हैं और स्टडी किए हैं, पूरे डिटेल में स्टडी किए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एक से ज़्यादा 3 4 5 रूल को पढ़ लेते हैं, नहीं, एक दिन में हम लोग एक ही रूल पढ़ते हैं और जिसको भी पढ़ते हैं पूरे डिटेल में पढ़ते हैं। इस तरह से पढ़ते हैं ताकि उससे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो वो छूटना नहीं चाहिए। और अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं और रिलेटिव प्रोनाउन का 2 क्लास पीछे हो चुका है। ठीक है ना, ये आपका तीसरा क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन आपके इंग्लिश कॉम्पिटिटिव, यदि आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की तैयारी करते हैं या कोई भी इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग, और रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा लंबा टॉपिक होता है, एक दिन में खत्म होने वाला नहीं होता है। तो हम लोग 2 क्लास रिलेटिव प्रोनाउन का पहले हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज आपका ये तीसरा क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन का। आज आपका पार्ट 3 है। अगर आपने पिछले 2 क्लास को नहीं देखा है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले दोनों क्लास को नहीं देखा है, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले उन दोनों क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास पर आइएगा। ठीक है ना, नहीं तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन की जानकारी नहीं है और डायरेक्ट आप इस क्लास पर आ जाइएगा तो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। वैसे होना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है, मे बी। ठीक है, तो आपको हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप पहले उस दोनों क्लास को आप देख लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन का पहला क्लास और रिलेटिव प्रोनाउन का दूसरा क्लास, वो देख लीजिए। और आज आपका रिलेटिव प्रोनाउन का तीसरा क्लास है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अभी भी हमको लग रहा है कि अभी भी इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन का अभी भी 2 क्लास और होना है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि समझ जाइए कि ये बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिलेटिव, पूरे प्रोनाउन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पार्ट है तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ही है। सबसे ज्यादा अगर किसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे प्रोनाउन में तो वो रिलेटिव प्रोनाउन ही है। और इसको खत्म करने में हम लोगों को कम से कम 5 दिन का समय लग रहा है। देखिए, 2 क्लास पहले हो चुका है, आज ये तीसरा क्लास है और ऐसा लग रहा है कि 2 क्लास अभी और होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, तब जाके ये रिलेटिव प्रोनाउन खत्म होगा। और उसके बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन से कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। और ये आज आपका तीसरा क्लास है रिलेटिव प्रोनाउन का। तो देखिए, हमने रिलेटिव प्रोनाउन में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा पीछे वाला आपको बतला देते हैं कि ये 4 रिलेटिव प्रोनाउन आपका है। ठीक है ना, हु, हुम, विच और दैट, ये 4 रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। होते तो और भी हैं लेकिन ये मेन 4 रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है ना, और इसके बारे में आपको हमने क्या बतलाया था, हमने बतलाया था कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है, हु का यूज पर्सन के लिए होता है। हुम होता है, हुम का यूज भी पर्सन के लिए होता है। विच का यूज थिंग के लिए होता है और दैट का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो हु होता है, इस हु का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है। हु का यूज आपका जब भी होगा तो पर्सन के लिए होगा। ये जो हुम लिखा हुआ है, हुम का यूज भी जब भी होता है तो किसी न किसी पर्सन के लिए होता है। विच का यूज जब भी होगा तो किसी न किसी थिंग के लिए होगा। और ये जो दैट लिखा हुआ है, दैट का यूज दोनों के लिए होता है। दैट का यूज आपका पर्सन के लिए भी होता है और दैट का यूज आपका थिंग के लिए भी होता है। दोनों में से किसी के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने एक चीज और पढ़ा था कि ये जो हु होता है, ये हु आपका ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। ये हु जो होता है ये आपका ऑलवेज सब्जेक्ट होता है। ये जो हुम होता है, ये हुम आपका ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है, ये हमेशा ही ऑब्जेक्ट होता है। ये जो विच होता है, ध्यान दीजिएगा, ये विच जो होता है ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। और ये जो दैट है, दैट के साथ भी यही बात है, ये आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, हमने क्या बतलाया था आपको कि अगर कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा ही 2 काम करता है। फिर से समझिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन अगर कहीं पर यूज हो गया सेंटेंस में तो वो हमेशा ही 2 काम करता है। कौन कौन सा काम करता है, तो एक काम तो ये कंजंक्शन का करता है, 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है।
और दूसरा काम करता है, चूंकि इसके नाम में ही प्रोनाउन शब्द जुड़ा हुआ है, तो दूसरा काम, और प्रोनाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम होता है सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज होना या नहीं तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होना। तो ये हमेशा दो काम करेगा, एक काम करेगा ये सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, दो सेंटेंस को जोड़ेगा, और दूसरा काम करेगा ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में है, ये दो काम करेगा, एक काम करता है कि ये सेंटेंस में हमेशा कंजंक्शन का काम करेगा, और दूसरा काम करता है कि ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा, या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, और कंजंक्शन होगा। तो याद रखिएगा, अगर कहीं भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस में हो गया तो हमेशा ही दो काम करेगा, एक काम कंजंक्शन का करेगा और एक काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करेगा। क्लियर? अब एक बात और समझिएगा, देखिए हमने आपको एक चीज और बतलाया था, एक चीज क्या बतलाया था, ये चारों रिलेटिव प्रोनाउन में देखिएगा एक ही रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा है जो कि सब्जेक्ट नहीं है, एकमात्र रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट नहीं है वो आपका whom है। whom का यूज केवल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, ध्यान दीजिएगा, whom का यूज केवल ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, बाकी ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम करता है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है, उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं, और एंटीसीडेंट के अनुसार ही वर्ब का यूज होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आप अगर आप नहीं जान रहे हैं ये सब चीज तो वहां आप देख लीजिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन के यूसेज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग हु और हुम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, इसका यूज और इसका यूज, इन दोनों का यूज हम लोग पढ़ चुके थे, और अब हमको पढ़ना है व्हिच के बारे में। तो इन दोनों के बारे में क्या पढ़े थे कि हु आपका सब्जेक्ट होता है और हुम आपका ऑब्जेक्ट होता है। जब हमको सब्जेक्ट की जरूरत होगी तब हु का यूज करेंगे, और जब ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तब हम लोग व्हिच का यूज करेंगे, और अब हमको हुम का यूज करेंगे। तो अब हमको पढ़ना है, ये दो हम पढ़ चुके हैं, अब हमको पढ़ना है व्हिच के बारे में, अब हमको पढ़ना है व्हिच के बारे में, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए व्हिच का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं, तो अभी आपको बतलाया, हमने अभी आपको बतलाया, क्या बतलाया आपको, हमने अभी हमने आपको बतलाया कि ये जो व्हिच होता है, व्हिच का यूज थिंग के लिए करते हैं, और व्हिच जो होता है सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फिर से समझिएगा, व्हिच का यूज जब भी किया जाता है तो थिंग्स के लिए किया जाता है, और व्हिच जो होता है आपका सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच जो होता है इसका यूज जब भी होगा, तो इसका यूज जब भी होता है तो थिंग्स के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, व्हिच का यूज जब भी होता है तो थिंग्स के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो होता है ये सेंटेंस में या तो आपका ये सब्जेक्ट भी हो सकता है और ये आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बात समझिएगा, व्हिच का यूज हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं, और तब करते हैं जब ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, ये दोनों चीज हो सकता है। व्हिच आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। हु आपका केवल सब्जेक्ट होता है, हुम आपका केवल ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन व्हिच जो होता है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। कैसे? ऐसे देखिए, हमने एक सेंटेंस लिखा, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक द पेन विच इज व्हाइट, ठीक है ना, मैं उस कलम को पसंद करता हूं जो कि क्या है, सफेद है। एक सेंटेंस और लिखा, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक द पेन विच आई बॉट
टुडे, मैं उस कलम को पसंद करता हूं जिसे मैंने आज खरीदा। तो अब देखिए यहां पर विच लिखा हुआ है और ये वाला विच आया है किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो एक एंटीसीडेंट जरूर होगा, तो ये विच आया है पेन के लिए, और पेन देखिए आपका निर्जीव है तो निर्जीव के लिए विच आया है। अब देखिए यहां पर ये वाला पोर्शन आपका वर्ब है, अगर ये वर्ब है तो ये विच जो लिखा हुआ है यहां पर, ये विच आपका यहां पर सब्जेक्ट है। तो देखिए यहां पर विच आपका क्या है, सब्जेक्ट है। अब यहां पर देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, ये आई यहां पर सब्जेक्ट है, ये आई यहां पर सब्जेक्ट है, बॉट जो लिखा हुआ है ये बॉट आपका यहां पर वर्ब है, और इस वर्ब के लिए विच देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये विच जो है यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये वाला विच आपका यहां सब्जेक्ट है और ये वाला विच यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और दोनों आया है किसके लिए, पेन के लिए आया है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि विच का यूज थिंग्स के लिए होता है, और ये या तो सब्जेक्ट हो सकता है या नहीं तो क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो देखिए ये वाला विच आपका यहां सब्जेक्ट है और ये वाला विच आपका यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। और आपको एक चीज और बतलाए थे, आपको याद होगा कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है हमेशा बाद वाले क्लॉज के लिए करता है, कभी भी पहले वाले क्लॉज के लिए नहीं करता है। तो देखिए इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है और इस वर्ब का ये यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो विच रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन होता है जिसका यूज हम लोग थिंग्स के लिए करते हैं, और तब करते हैं जब ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग तब करते हैं जब वह किसी निर्जीव के लिए तब करते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग के लिए तब करते हैं जब वह सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट हो या नहीं तो क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए यहां पर दोनों विच का यूज आया है, पेन के लिए आया है, और ये वाला विच आपका सब्जेक्ट है और ये वाला विच आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए एक सेंटेंस, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन आपके बैंक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू लॉ हु फोर्सेज द फार्मर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स ओनली टू द लाइसेंस डीलर। कह रहा है सरकार ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस करने का मतलब पेश करना, रखना। सरकार ने एक नया कानून इंट्रोड्यूस किया है और ये कानून फोर्स करता है किसानों को बाध्य करता है, क्या बाध्य करता है कि वो अपने प्रोडक्ट को लाइसेंस डीलर के पास ही बेचे, यानी कि केवल उसी डीलर के पास अपने प्रोडक्ट को बेचे जिनके पास क्या हो, लाइसेंस हो। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए हु लिखा हुआ है, ये हु, और ये हु आया है किसके लिए, अ न्यू लॉ के लिए आया है। ये वाला देखिए यहां पर अ न्यू लॉ के लिए आया है। अब देखिए यहां पर लॉ के लिए आया है, और लॉ देखिए आपका क्या है, लॉ कानून, लॉ मतलब होता है कानून। अब बताइए कि ये जो लॉ होता है ये आपका सजीव होता है या निर्जीव, तो निर्जीव होता है, सजीव नहीं होता है। तो अगर ये निर्जीव है तो इसके लिए यहां पर हु का यूज नहीं होगा, ये जो हु लिखा हुआ है ये गलत हो गया, हु के स्थान पर यहां पर आप क्या कर दीजिए, विच कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, द यूनिवर्सिटी हैज ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी इनटू द लीक। कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ने ये जो लीक हुआ है, कोई भी सूचना लीक हुई है उसके लिए एक इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, एंड फॉर्म्ड एन इंक्वायरी कमिटी, और एक इंक्वायरी कमिटी का गठन किया है, ठीक है। हु विल हैव टू सबमिट इट्स प्राइमरी रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स, जिसको कि अपना प्राइमरी रिपोर्ट जो है वह 48 घंटे के अंदर देना है। अब फिर देखिए यहां पर हु लिखा हुआ है, और ये हु किसके लिए आ रहा है, कमिटी के लिए आ रहा है, और कमिटी क्या होता है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए हु का यूज नहीं होता है। ये हु आपका यहां पर गलत हो गया, हु के स्थान पर क्या कर दीजिए, विच कर दीजिए, सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि विच का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं। दोनों जगह देखिए हु लिखा हुआ था, और हु का यूज हम लोग लिविंग के लिए करते हैं, सजीव के लिए करते हैं, पर्सन के लिए करते हैं, लेकिन ये आपका पर्सन है ही नहीं, कमिटी पर्सन नहीं है, लॉ पर्सन नहीं है, ये दोनों आपका क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है। तो हु के स्थान पर हम लोग विच का यूज कर देंगे। क्लियर है। आगे बढ़िए, हमने यहां दो सेंटेंस लिखा है, हमने यहां दो सेंटेंस लिखा है, और दोनों सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस को देखिए और देखकर कुछ सोचिए आप कि क्या इसमें कहीं पर कोई गलती है, इस दोनों सेंटेंस में कहीं पर कोई गलती है, आप देखिए। अब समझिएगा, एक चीज समझिए, देखिए कह रहा है कि यू हैव हेल्प द पुअर, आपने उस गरीब की मदद की। अब एक बात समझिएगा,
एक बात समझिए, आपको शुरू से बतलाते आ रहे हैं, क्या बतलाते आ रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसका एंटीसीडेंट एक जरूर होगा, और एंटीसीडेंट वही नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लियर? फिर से समझिएगा कि अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है, अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा होता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले उसका एंटीसीडेंट जरूर लिखा होता है, और एंटीसीडेंट का मतलब हो गया कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आपका जरूर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है ना, एंटीसीडेंट। ठीक है, और एंटीसीडेंट वही नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहां पर विच लिखा हुआ है, अब हमको सिर्फ आप ये बतला दीजिए कि यहां पर विच का यूज किसके लिए हुआ है। जिसके लिए होगा वही उसका क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा, और एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के बगल में रहता है। तो अब आप सोचकर बतलाइए कि यहां पर विच का यूज किसके लिए हुआ है। किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही होगा। तो आप ये बताइए विच का यूज यहां पर किसके लिए हुआ है, जल्दी से सोचकर बतलाइए। तो देखिए लिखा हुआ है यू हैव हेल्प द पुअर, आपने गरीबों की क्या की है, मदद की है। विच इज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छा है। जो कि बहुत अच्छा मतलब क्या चीज बहुत अच्छा है, यही ना बहुत अच्छा है कि आपने क्या किया है, गरीबों की मदद की है। तो ये जो विच आ रहा है ये पुअर के लिए नहीं आ रहा है, ना ही यू के लिए आ रहा है, ना ही हेल्प के लिए आ रहा है। ये जो विच आ रहा है ये पूरे के पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है। ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो लिखा हुआ है इसके लिए आ रहा है। ये विच का यूज हुआ है, ये विच का यूज इसके लिए हुआ है। और ये पूरा का पूरा देखिए एक सेंटेंस है, और ये सेंटेंस है तो मतलब क्या हो गया, क्लॉज है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्लॉज होता है। तो ये वाला पोर्शन देखिए आपका क्लॉज है, ये वाला पोर्शन आपका क्लॉज है। अब समझिएगा, समझिए, अगर केवल पर्सन, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट केवल पर्सन है, तब वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के लिए हम हु का यूज भी कर सकते हैं, हुम का यूज भी कर सकते हैं। अगर रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट केवल थिंग है तब वहां पर हम लोग विच का यूज कर सकते हैं या दैट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पूरे सेंटेंस का यूज किया गया हो, यानी क्लॉज का यूज किया गया हो, तो वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ विच का यूज होता है। तो यहां पर ये जो विच लिखा हुआ है ये विच किसके लिए है, ये पूरे क्लॉज के लिए। और ये पूरा का पूरा क्लॉज आपका किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। ये पूरा का पूरा क्लॉज किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। क्लियर है, ये पूरा का पूरा क्लॉज। ठीक है, अब यहां पर देखिए कह रहा कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री विच इज नोन टू ऑल, जो कि सबों को पता है। भारत एक महान देश है जो कि सबों को पता है। अब ये विच किसके लिए आया है, तो यहां पर विच आ रहा है, यहां भी विच का यूज देखिए ये पूरे के पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है। ये जो पूरा का पूरा यहां से ये क्लॉज लिखा हुआ है इस पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है। विच का यूज ये पूरे क्लॉज के लिए आ रहा है। तो अगर कहीं पर कोई क्लॉज है और क्लॉज के लिए हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़े तो वो रिलेटिव प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ विच का ही यूज होता है। बात आई समझ में? तो यहां पर भी देखिए आपका विच लिखा हुआ है। तो विच के बारे में अभी हम लोग एक चीज पढ़े, क्या पढ़े कि अगर कहीं पर कोई क्लॉज है, क्लॉज का मतलब सेंटेंस होता है, अगर कहीं पर कोई क्लॉज लिखा हुआ है और इस क्लॉज के लिए अगर हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़े तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विच ही होता है। फिर से समझिएगा, अगर कहीं पर पूरा का पूरा सेंटेंस है और पूरे सेंटेंस के लिए हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़े तो वहां पर एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, विच होगा। ठीक है, तो क्लॉज के लिए अगर हमको कोई रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़े तो वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका कौन सा आएगा, विच ही आएगा। तो विच के बारे में अभी हम लोग दो चीज पढ़े। विच के बारे में अभी हमने दो चीज पढ़ा, क्या क्या पढ़ा कि विच का यूज हम लोग तब करते हैं जब, विच का यूज कब करते हैं जब उसका एंटीसीडेंट कोई थिंग हो, और विच जो होता है सब्जेक्ट भी होता है और विच आपका ऑब्जेक्ट भी होता है। एक बात ये। दूसरी बात, अगर कोई क्लॉज है और क्लॉज के लिए अगर हमको कोई रिलेटिव प्रोनाउन देना पड़े तो वहां पर एक ही रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, विच है। क्लियर है? एक इससे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, इसको हटाते हैं, एक सेंटेंस लिखते हैं।
देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, द मैन गॉट लेट अगेन, वह आदमी फिर से लेट हो गया। द मैन गॉट लेट अगेन दैट मेड द मैनेजर एंग्री, जो कि मैनेजर को क्या किया, गुस्सा दिला दिया। अब बताइए मैनेजर को गुस्सा किस बात ने दिलाया, मैनेजर को गुस्सा किस बात ने दिलाया, तो मैनेजर को गुस्सा इस बात ने दिलाया कि वह आदमी क्या हो गया, फिर से लेट हो गया। तो उसका मैनेजर के गुस्सा का कारण क्या है, उसका लेट आना। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट लिखा हुआ है, ये दैट का यूज हुआ है ये पूरे के पूरे क्लॉज के लिए। ध्यान दीजिएगा, दैट मेड द मैनेजर एंग्री, जिसने मैनेजर को गुस्सा दिला दिया, मतलब क्या चीज गुस्सा दिलाया, उसका लेट आना। और ये देखिए ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक देखिए एक क्लॉज है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक देखिए, ये क्लॉज का मतलब सेंटेंस, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो लिखा हुआ ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्लॉज है। अब बताइए, अभी हमने पढ़ा कि अगर क्लॉज के लिए हमको एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़े तो क्या वो रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, नहीं होता है। वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, व्हिच होता है। तो ये जो दैट लिखा हुआ है, इस दैट को यहां से हटाइए और इस दैट के स्थान पर यहां पर क्या लिख दीजिए, दैट के स्थान पर व्हिच लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर कहीं पर कोई क्लॉज है और उस क्लॉज के लिए हमको कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़े तो वो रिलेटिव प्रोनाउन एक ही रिलेटिव प्रोनाउन होगा, और वो रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा होगा, व्हिच होगा। तो व्हिच के बारे में इतना ही है, ठीक है ना, व्हिच के बारे में इतना ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अब अगला पॉइंट देखिए, दैट। अब हम अगला रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट के बारे में, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, देखिए अभी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, इसके बारे में पढ़े थे। देखिए अभी हमने ये चीज पढ़ा, क्या पढ़ा कि दैट का यूज, दैट का यूज हम लोग कब करते हैं, तो दैट का यूज हम लोग पर्सन के लिए भी करते हैं और थिंग के लिए भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दैट का यूज सब्जेक्ट के रूप में भी होता है और दैट का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। तो याद रखिएगा, दैट का यूज जो होता है पर्सन के लिए भी होता है और दैट का यूज थिंग के लिए भी होता है, दोनों के लिए होता है। और दैट आपका सब्जेक्ट भी होता है और दैट आपका ऑब्जेक्ट भी होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कहीं भी दैट लिखा हुआ है तो दैट का यूज दोनों के लिए होता है, समझिएगा। दैट का यूज आपका पर्सन के लिए भी होगा, दैट का यूज पर्सन के लिए भी होता है और दैट का यूज जो होता है आपका थिंग के लिए भी होता है, दोनों चीज के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, दैट जो होता है ये आपका सब्जेक्ट भी होता है और दैट जो होता है ये आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, दोनों चीज होता है, ठीक है। अब एक बात और समझिएगा, जब कभी भी हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज करते हैं तो इसके पहले जो एंटीसीडेंट होता है, दैट का काम होता है उस एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करना। दैट रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट को क्या करता है, स्ट्रेस करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए दो बातें याद रखिएगा, दैट का यूज हम लोग पर्सन के लिए भी करते हैं, दैट का यूज हम लोग थिंग के लिए भी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दैट आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है और दैट आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। क्लियर है। एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ये देखिए हमने लिखा, दिस इज द सेम बुक दैट आई बॉट यस्टरडे, यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदा था। तो अब देखिए दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये बुक पर क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है। अभी आपको बतलाया कि अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज हो जाता है तो वो अपने एंटीसीडेंट को क्या करता है, स्ट्रेस करने का काम करता है। तो देखिए कह रहा है कि यह वही किताब है, स्ट्रेस कर रहा, यह वही किताब है जिसे मैंने क्या खरीदा था, कल खरीदा था। तो ये दैट देखिए इसको क्या कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है। क्लियर है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, देखिए
हमने एक सेंटेंस लिखा, रोहन टोल्ड मी दैट आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है, रोहन टोल्ड मी दैट आई कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, इसको समझिएगा। देखिए यहां पर हमने ये दैट का यूज किया है, ये वाला पोर्शन देखिए दैट है, और यहां भी देखिए हमने दैट का यूज किया है, दोनों जगह दैट का यूज किया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर कहीं पर दैट लिखा होता है तो वो समझ जाते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट का यूज कई तरीके से होता है। दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जैसा कि यहां पर देखिए ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये वाला दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। फिर से समझिएगा, ये वाला दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये वाला दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। अब कैसे पता चला कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है? तो इस तरह से पता चला कि अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता तो इसके ठीक पहले कोई ना कोई एंटीसीडेंट लिखा होता जिसके लिए दैट का यूज होता। तो बताइए, क्या इसका एंटीसीडेंट यहां पर मी है? क्या ये दैट मी के लिए आया है? नहीं आया है, ये दैट मी के लिए आया ही नहीं है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है ही नहीं। लेकिन यहां पर बताइए, दैट इस बुक के लिए आया है कि नहीं आया है? आया है। तो ये दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा, ये वाला दैट जो यहां पर लिखा हुआ है, ये वाला दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ये वाला दैट जो लिखा हुआ है, ये दैट आपका सिर्फ और सिर्फ कंजंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, दैट जो होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और दैट केवल कंजंक्शन का भी काम करता है। और आपको एक चीज पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जब काम करेगा तो ये कंजंक्शन भी होता है। तो यहां भी कंजंक्शन है, यहां भी कंजंक्शन है, लेकिन ये यहां पर एक अलग काम कर रहा है। और वो काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का। अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो वो दो काम करेगा, एक काम कंजंक्शन का करेगा और एक काम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का करेगा। तो ये वाला देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और इस वर्ब का ये दैट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये सिर्फ कंजंक्शन है। तो ध्यान दीजिएगा, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है और दैट आपका कंजंक्शन का भी काम करता है। क्लियर है? अब देखिए, एक चीज आपको और बतलाए थे कि दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तो वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनाता है? रिलेटिव क्लॉज बनाता है। तो ये देखिए, ये वाला पूरा का पूरा आपका क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। लेकिन दैट जब रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव का काम करता है, फिर से बतला रहे हैं, फर्स्ट में आपको बतलाए थे, रिलेटिव प्रोनाउन के पार्ट 1 में बतलाए थे कि रिलेटिव क्लॉज हमेशा एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। तो ये दैट जो जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ध्यान दीजिएगा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव क्लॉज। ये वाला जो है आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये वाला पोर्शन जो आपका है ये आपका रिलेटिव क्लॉज है। और जितना भी रिलेटिव क्लॉज होता है वो सब का सब आपका एडजेक्टिव का काम करता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा रिलेटिव क्लॉज इस नाउन के बारे में बात कर रहा है, और नाउन के बारे में आप कुछ भी कहिए वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब समझिएगा, दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तब वो रिलेटिव क्लॉज बनाता है, और वो रिलेटिव क्लॉज आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। लेकिन दैट जब कंजंक्शन का काम करेगा तब वो नाउन क्लॉज बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये नाउन क्लॉज बनाता है, यानी कि ये यहां से यहां तक ये जो बनाया है, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक ये आपका क्या है? ये आपका नाउन क्लॉज है, ये आपका नाउन क्लॉज है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर से एक बात समझ लीजिएगा, फिर से एक बात समझिएगा, कैसे पता चला कि ये नाउन क्लॉज है? इस तरह से पता चला क्योंकि टोल्ड जो होता है वो डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ध्यान दीजिएगा, टोल्ड को दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तो एक ऑब्जेक्ट आपका मी है और एक ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा ये क्लॉज है, ये पूरा का पूरा क्लॉज है। तो याद रखिएगा, दैट जब रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, दैट जब केवल कंजंक्शन होगा तो वो नाउन क्लॉज बनाता है। फिर से समझिएगा, फिर से समझिएगा, दैट का यूज दो तरीके से होता है। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, जब दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब वो एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा, और दैट जब केवल कंजंक्शन होगा तब ये आपका क्या बनाएगा? नाउन क्लॉज बनाएगा। यहां पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो दो काम करेगा, ये कंजंक्शन का भी काम करेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम करेगा। लेकिन जब ये केवल कंजंक्शन होगा तब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है, ये केवल कंजंक्शन का काम करता है। तो दैट जब केवल कंजंक्शन का काम करता है तब ये नाउन क्लॉज बनाता है, लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है तब ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनाता है। क्लियर है? अब एक सेंटेंस देखिए,
देखिए, तो हमने यहां से क्या पढ़ा, हमने यहां से ये पढ़ा कि अगर कहीं पर दैट लिखा हुआ होगा, समझिएगा, अगर कहीं पर दैट लिखा होगा तो ये दैट आपका दो चीज का काम करता है, दैट आपका दो चीज का काम करेगा। एक काम करता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन का, दैट आपका एक काम करेगा रिलेटिव प्रोनाउन का, और एक काम करता है दैट आपका एक काम और करता है, और ये काम किसका करेगा, कंजंक्शन का काम करता है, और एक काम करता है ये आपका कंजंक्शन का, एक काम आपका कंजंक्शन का करेगा। तो दैट का कितना यूज हो गया, दो यूज हो गया, एक दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है और एक दैट आपका क्या होता है, कंजंक्शन होता है, ठीक है ना। एक सेंटेंस और लिखते हैं, हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, दैट बुक इज माइन, वह किताब मेरी है, हमने लिखा दैट बुक इज माइन। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, यहां बुक आपका यहां पर नाउन है, ये बुक नाउन है, और आप पढ़ रहे हैं कि नाउन के पहले कुछ भी लिख दीजिए वह आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो देखिए यहां पर ये जो दैट लिखा हुआ है, ये दैट आपका यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कहने का मतलब डिटर्मिनर है, ठीक है। तो देखिए दैट का एक अलग यूज हो गया, अभी तक हम लोग दैट का दो ही यूज पढ़े थे। कौन कौन सा यूज पढ़े थे, एक यूज पढ़े कि दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एक यूज पढ़े कि दैट आपका कंजंक्शन होता है, और एक दैट का यूज देखिए, दैट आपका यहां पर क्या है, एडजेक्टिव का। दैट आपका एडजेक्टिव भी है, यानी कि डिटर्मिनर के रूप में भी यूज होता है। तो याद रखिएगा दैट का एक तीसरा यूज है, दैट तीसरा यूज है, और वो यूज क्या है, ये आपका डिटर्मिनर का भी काम करता है। डिटर्मिनर कहने का मतलब एडजेक्टिव होता है, दैट आपका डिटर्मिनर भी होता है। तो दैट का यूज कितने तरीके से हुआ, दैट का यूज तीन तरीके से हुआ। कौन कौन तरीका हो गया, एक तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरा आपका केवल कंजंक्शन है, और तीसरा आपका डिटर्मिनर है, यानी कि एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, हमने लिखा, हमने एक सेंटेंस लिखा, दैट इज नॉट पॉसिबल, हमने लिखा यह वह इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज असंभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब आप देखिएगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट देखिए आपका दैट है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट दो ही चीज होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये दैट देखिए यहां पर प्रोनाउन है, ये वाला दैट जो लिखा हुआ है, ये दैट आपका यहां पर क्या है, ये दैट आपका प्रोनाउन है। तो ये वाला दैट देखिए आपका एडजेक्टिव है, लेकिन ये वाला दैट आपका क्या है, प्रोनाउन है। तो दैट का एक और यूज हो गया, और वो यूज क्या हो गया, प्रोनाउन का यूज हो गया। तो दैट का हम लोग चार तरीके से यूज पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक और यूज हो गया, और दैट का एक यूज क्या हो गया कि ये प्रोनाउन भी होता है, एक आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी दैट देखिए तो कंफ्यूज मत होइए कि ये दैट क्या है, वो दैट कुछ भी हो सकता है, वो दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो दैट आपका कंजंक्शन भी हो सकता है, वो दैट आपका डिटर्मिनर भी हो सकता है। डिटर्मिनर कहने का मतलब एडजेक्टिव, डिटर्मिनर कहने का मतलब ये आपका एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो वो दैट आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, और दैट आपका प्रोनाउन भी हो सकता है। चारों तरीके से दैट का यूज होता है। तो कहीं भी दैट लिखा हुआ देखिए तो कंफ्यूज मत होइए कि ये दैट क्या है। बतिया समझ में आ रही है, आप ही से कह रहे हैं, बात समझ में आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा। तो दैट अगर कहीं भी दैट लिखा हुआ रहे तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये दैट क्या है। आपको पहचानना पड़ेगा कि वो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है या कंजंक्शन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है, क्योंकि दैट का यूज चार तरीके से होता है। कौन कौन तरीका है, ये चारों तरीका है, ध्यान दीजिएगा। दैट का यूज आपका ये चारों तरीके से होता है। दैट का यूज ये चार तरीके से होता है। कौन कौन तरीका होता है, पहला तरीका होता है कि ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, दूसरा तरीका होता है कि ये आपका केवल कंजंक्शन है, तीसरा तरीका ये एडजेक्टिव, और चौथा तरीका ये आपका प्रोनाउन है। तो याद रखिएगा दैट का चार तरीके से यूज होता है। कहीं भी दैट लिखा हुआ रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पहले पहचानने आना चाहिए। अगर रिलेटिव, अगर वो केवल कंजंक्शन का काम कर रहा है तब तो ये वाला हो गया, लेकिन कंजंक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है तब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और दैट अगर किसी नाउन के पहले आ गया तब वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और दैट अकेले आ गया तब वो आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। बुझा रहा है, हाँ ना, बुझाएगा, ठीक है ना।
ध्यान दीजिए। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि दैट अगर कहीं भी, एक बार इसको देख लीजिए, ये बात देख लीजिए, यहां पर दैट देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चला ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका एंटीसीडेंट यहां पर ये लिखा हुआ है। और ये अगर ये कोई भी दैट अगर रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो कंजंक्शन तो होगा ही, साथ में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होगा। तो देखिए ये कंजंक्शन तो है ही, साथ में इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट भी है। ये दैट आपका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये केवल कंजंक्शन है। ये आपका ना तो सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो वो कंजंक्शन के साथ साथ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी होगा और उसके पहले उसका एंटीसीडेंट लिखा हुआ होगा। लेकिन अगर वो केवल कंजंक्शन है तब वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा और एंटीसीडेंट भी नहीं लिखा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है तब ये रिलेटिव क्लॉज बनाएगा और रिलेटिव क्लॉज एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर ये केवल कंजंक्शन है तब ये आपका क्या बनाएगा, नाउन क्लॉज बनाएगा। एक बार इसको आप देख लीजिए, एक बार जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से देख लीजिए। तो क्लियर है, आपने देख लिया होगा। तो यहां पर देख लीजिए, दैट का यूज चार तरीके से होता है। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है और आपका प्रोनाउन भी होता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, समझिए मान लेते हैं कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आपका यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन है। और अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले इसका एंटीसीडेंट होगा, सिंपल सी बात है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले इसका क्या होगा, एंटीसीडेंट होगा। रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसके पहले इसका क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट हो जाएगा। क्लियर है। अब सोचिए, अगर कहीं पर एंटीसीडेंट, अगर एंटीसीडेंट के रूप में किसी पर्सन का यूज हो गया, अगर एंटीसीडेंट के रूप में किसी पर्सन का यूज हो गया, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका दो ही चीज आ सकता है, या तो हु हो सकता है या नहीं तो हुम हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, या तो हु होगा या नहीं तो हुम होगा। अगर एंटीसीडेंट के रूप में थिंग का यूज हो गया, अगर एंटीसीडेंट के रूप में थिंग का यूज हो गया, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका विच आएगा, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आपका विच आएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन का भी यूज हो जाए और थिंग का भी यूज हो जाए, दोनों का यूज हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, पर्सन और थिंग, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ आपका क्या आएगा, दैट ही आता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, दैट का यूज होता है। ठीक है ना। फिर से एक बार देखिए, अगर एंटीसीडेंट के रूप में केवल पर्सन का यूज होगा, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या तो हु का यूज होगा या नहीं तो विच का, हुम का यूज होगा। अगर एंटीसीडेंट के रूप में थिंग का यूज होगा, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का यूज होगा। लेकिन पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाएगा, तब यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है। जैसे कि एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, आई सॉ रोहन and his car. देखिए हमने लिखा आई सॉ रोहन एंड हिज कार दैट वर स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हाउस। तो अब देखिए यहां पर देखिए एक चीज समझिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट देखिए एंड से जुड़ा हुआ है। ये वाला देखिए आपका पर्सन है, ये वाला आपका यहां पर पर्सन है और ये वाला देखिए आपका यहां पर क्या है, थिंग है, ये वाला आपका थिंग है। ठीक है ना। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, दैट का यूज होता है। ठीक है। तो अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है, तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा।
क्लियर है? एक सेंटेंस लिखते हैं, देखिए देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको देखिए और देखकर बताइए इसमें कहां पर गलती है। इस सेंटेंस को देखिए और देख कर बताइए इसमें कहां गलती है। शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड हर, रिमाइंड मतलब होता है याद दिलाना, हु रिमाइंड हर ऑफ हर मिस्टेक्स। कह रहा कि वह हर उस व्यक्ति और हर उस चीज से घृणा करती है जो उसे उसकी गलतियों की याद दिलाता है। जल्दी से देखिए और देखकर बताइए तो कहां गलती है, जल्दी से। तो देखिए ये वाला पोर्शन देखिए, यहां पर आपका लिखा हुआ एवरीबॉडी, और आपको पता है कि एवरीबॉडी का यूज हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। एवरीबॉडी का यूज हम लोग पर्सन के लिए करते हैं। और देखिए यहां एवरीथिंग लिखा हुआ है, एवरीथिंग का यूज जब भी हम लोग करेंगे तो किसके लिए करेंगे, थिंग के लिए करेंगे। ये आपका थिंग है और दोनों देखिए एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये वाला पोर्शन आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसका एंटीसीडेंट देखिए पर्सन भी है और थिंग भी है, दोनों है। तो अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट पर्सन और थिंग दोनों हो जाता है तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कभी भी हु का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो आता है दैट। तो यहां पर ये जो हु लिखा हुआ है इस हु को यहां से हटाइए और हु के स्थान पर क्या लिख दीजिए, दैट। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। ये क्वेश्चन इसको देखिए और देखकर बताइए तो कहां गलती है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, लिखा हुआ ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पीपल एंड द थिंग्स हु हैड सराउंडेड हिम। ये क्वेश्चन है लिखा हुआ, जल्दी से देखकर बताइए तो कहां गलती है। देख लिए होंगे आपने। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कह रहा है कि ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पीपल एंड द थिंग। अब देखिए हु लिखा हुआ है यहां पर, ये हु देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसका एंटीसीडेंट देखिए एंड से जुड़ा हुआ है, पर्सन और थिंग। यहां देखिए पीपल लिखा हुआ है, ये वाला पीपल लिखा हुआ है, और यहां देखिए थिंग लिखा हुआ है। तो इसका एंटीसीडेंट एंड से जुड़ा हुआ है, दो चीज पर्सन और थिंग, तब यहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज नहीं होगा। यहां पर हु के बदले क्या कर दीजिए, दैट कर दीजिए, हु के बदले दैट कर दीजिए। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये सीखा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, दैट का यूज होता है। क्लियर? तो दो चीज अभी हमने सीखा, दैट के बारे में दो चीज सीखा। एक तो हमने दैट के बारे में क्या सीखा, उसका किस तरह से यूज होता है। तो दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है, दैट का यूज कंजंक्शन के रूप में भी होता है, दैट का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी होता है, दैट का यूज प्रोनाउन के रूप में भी होता है। एक बात हमने ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के, अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और उसका एंटीसीडेंट पर्सन और थिंग दोनों हो जाता है तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ एक ही चीज आता है और वो आता है दैट आता है। ठीक है ना? अब अगले कंसेप्ट की तरफ देखिए, एक सेंटेंस लिखते हैं। देखिए
देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, द स्टेडियम इन दैट द मैच विल बी प्लेड हैज 50,000 सीट्स। करेक्ट है, जिस स्टेडियम में वो मैच खेली जाएगी उसमें कितने सीट हैं? 50,000 सीट है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको बतलाना है कि इस सेंटेंस में कहीं पर कोई एरर भी है। जल्दी से देखिए तो, जल्दी से देखिए तो, इसको देखिए और देखकर बताइए तो इसमें कहीं पर कोई गलती है? जल्दी से देखकर बताइए तो। अब समझिए, देखिए हमको सिर्फ ये बतला दीजिए कि ये जो दैट लिखा हुआ, ये दैट किसके लिए आ रहा है? तो दैट आ रहा है किसके लिए? स्टेडियम के लिए आ रहा है, स्टेडियम के लिए आ रहा है। इसका मतलब दैट जो है स्टेडियम के लिए आ रहा है, तो स्टेडियम इसका क्या हो गया? एंटीसीडेंट हो गया। क्लियर है? एंटीसीडेंट हो गया। और ये दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये जो दैट लिखा हुआ है, ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक चीज समझिए, अभी हमने आपको क्या बतलाया था कि अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कहीं पर हो जाता है तो उसका काम होता है अपने एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करना, उस पर जोर डालना। अब बताइए कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट अपने एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करेगा तो बताइए दोनों के बीच में किसी चीज का होना जरूरी है क्या? नहीं है। जब तक अगर कोई भी चीज बीच में रहेगा, दोनों के बीच में रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट, शुरू से आपको बता रहे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट अपने एंटीसीडेंट को स्ट्रेस करता है, तो अगर दोनों के बीच में हम किसी चीज को जोड़ देंगे तो बताइए क्या वो स्ट्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये सेंटेंस ऐसे भी गलत है, एक तरीका। दूसरा आप समझिए, अब देखिए ये आपका इन आपका प्रीपोजिशन है, इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। अगर इन प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है? तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये दैट इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। तो अगर ये प्रीपोजिशन है तो ये इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। अब एक बात समझिएगा, ये आपके दैट के लिए है। अगर कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन दैट, समझिएगा, अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन दैट है और ये प्रीपोजिशन है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तब उस प्रीपोजिशन को वहां से हटाकर रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। फिर से समझिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी, केवल दैट के लिए नियम है, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो उस प्रीपोजिशन को वहां से हटाकर रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। और रिलेटिव क्लॉज कौन सा होता है? तो रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस बनाता है, जो क्लॉज बनाता है, उसको रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। तो देखिएगा ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्लॉज बना रहा है, ये कौन सा क्लॉज है? यहां से यहां तक ये रिलेटिव क्लॉज है, ये यहां से यहां तक ये आपका रिलेटिव क्लॉज है, ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। तो यहां से इन को हटाइए, इन को यहां से हटाकर इसको यहां पर कहां लिख दीजिए? यहां लिख दीजिए, the stadium that the match will be played in, the stadium that the match will be played in has 50,000 seats। अब सेंटेंस आपका क्या हो गया? सही हो गया। अब देखिए दोनों के बीच में किसी भी चीज का यूज नहीं हुआ है। एक तरीका और सही करने का है, अगर आप चाहते हैं कि हम इनको यहीं रहने दें, इनको हम यहीं रहने दें, तब इनको यहीं पर रहने दीजिए और दैट जो लिखा हुआ है दैट को हटाइए, दैट के स्थान पर आप विच लिख दीजिए, दैट के स्थान पर आप क्या लिख दीजिए? विच लिख दीजिए, इन विच कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। विच के पहले इन का यूज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन दैट के पहले इन का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है? तो इसको दो तरीका से सही कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया कि इनको यहां से, अगर आप दैट को रखना चाहते हैं तब इनको यहां से हटाकर यहां कर दीजिए, लेकिन अगर आप इनको रखना चाहते हैं तो दैट के बदले क्या कर दीजिए? विच कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। तो हमने क्या सीखा यहां से हमने ये सीखा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। एक सेंटेंस और लिखते हैं, हमने ये लिखा, द मैन
टू दैट शी इज मैरिड इज वेरी रिच, कह रहा कि जिस आदमी से उसकी शादी हुई है वो आदमी बहुत अमीर है। ठीक है, तो अभी देखिए, अभी हमने आपको क्या बतलाया था, अभी हमने ये बतलाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले कोई प्रीपोजिशन होता है तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। तो देखिए यहां भी दैट लिखा हुआ है और ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस प्रीपोजिशन को उठाकर रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। तो रिलेटिव क्लॉज कहां से कहां तक है, ये वाला पोर्शन देखिए, ये यहां से यहां तक रिलेटिव क्लॉज है, ये यहां से यहां तक आपका क्या है, ये रिलेटिव क्लॉज है। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो सेंटेंस बनाता है वो रिलेटिव क्लॉज होता है। तो ये यहां से यहां तक रिलेटिव क्लॉज है, तो उस टू को उठाकर कहां लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। ये जो टू लिखा हुआ है इस टू को यहां से उठाइए और इस टू को उठाकर आप लिख दीजिए, यहां लिख दीजिए, यहां कर दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो गया। द मैन दैट शी इज मैरिड टू इज वेरी रिच। एक तरीका और है सही करने का, अगर आप टू को यहीं रखना चाहते हैं तब दैट को आपको चेंज करना पड़ेगा और दैट को यहां से हटाइए और दैट के बदले आप यहां पर क्या लिख दीजिए, इस दैट के बदले यहां पर ये जो दैट लिखा हुआ है, दैट के बदले आप यहां पर whom का यूज कर दीजिए। यहां पर which का यूज इसलिए किए थे क्योंकि ये स्टेडियम निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन यहां पर पर्सन आपका है, ये सजीव है, इसीलिए which का यूज नहीं करेंगे, whom का यूज करेंगे। द मैन टू whom she is married is very rich। तो दो तरीके से सही कर सकते हैं, या तो दैट को या तो टू को उठाकर यहां कर दीजिए, सेंटेंस सही कैसे, द मैन दैट she is married to is very rich, या नहीं तो आप दैट के बदले यहां के, अगर टू को यहां रखना चाहते हैं तब दैट के बदले आप क्या कर दीजिए, whom कर दीजिए। द मैन टू whom she is married is very rich, सेंटेंस आपका सही हो गया। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से ये सीखा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन दैट के पहले कोई प्रीपोजिशन आता है तब उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। क्लियर ये पॉइंट। तो 3 पॉइंट अभी दैट के बारे में हम लोग 3 पॉइंट सीखे हैं। कौन कौन सा पॉइंट सीखे हम, ठीक है, हम लोग 3 पॉइंट सीखे हैं। वो एक पॉइंट ये सीखे हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज कई तरीके से होता है। एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा, दैट का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है, दैट का यूज कंजंक्शन के रूप में होगा, दैट का यूज एडजेक्टिव के रूप में होगा और दैट का यूज प्रोनाउन के रूप में होगा। एक ये सीखे। दूसरा हमने ये सीखा कि अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में पर्सन और थिंग दोनों का यूज हो जाता है तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ दैट का यूज होता है। और तीसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तो उस प्रीपोजिशन को रिलेटिव क्लॉज के अंत में लिख दिया जाता है। क्लियर। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं। अगला पॉइंट समझिए, दैट का ये चौथा यूज है, समझिएगा। एक पॉइंट लिखते हैं, देखिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का यूज किया है। ये दैट जो लिखा हुआ है, ये दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। कैसे पता चल गया कि ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, कैसे पता चल गया कि ये क्योंकि दैट का यूज तो 4 तरीके से हम लोग पढ़े हैं, वो चारों में से कोई भी दैट हो सकता है। तो ये दैट यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन ही है। ये कैसे पता चला, इस तरह से पता चला कि ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो कंजंक्शन तो है ही, और इस वर्ब का देखिए ये सब्जेक्ट है। ये जो लिखा हुआ ग्लिटर्स, इसका ये सब्जेक्ट है, तो ये कंजंक्शन और सब्जेक्ट दोनों है, ठीक है। और इसका एंटीसीडेंट देखिए यहां पर ऑल लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है, एंटीसीडेंट है, ये इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। अब समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, समझिएगा, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में, अगर रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में सबसे पूछा जाने वाला पॉइंट, अब जो आपको बतला रहे हैं ये पॉइंट आपका सबसे पूछा जाने वाला पॉइंट है। इस बात का ध्यान दीजिएगा,
अगर कहीं पर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में ये लिखा हुआ रहे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में ऑल लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप एंटीसीडेंट के रूप में बोथ लिखा हुआ रहे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में एनी लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, अगर यहां पर द फ्यू लिखा हुआ रहे, अगर द लिटिल लिखा हुआ रहे, अगर यहां पर नथिंग लिखा हुआ रहे, ठीक है ना, अगर यहां पर लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, द ओनली लिखा हुआ रहे, अगर द सेम लिखा हुआ रहे, या कोई सुपरलेटिव डिग्री लिखा हुआ रहे, नन भी हो सकता है, और भी बहुत सा चीज है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में इन सब चीजों का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में इसमें से कोई भी चीज लिखा हुआ रहेगा, तब वहां रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका सिर्फ और सिर्फ दैट आता है। एवरीथिंग भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ये सब आता है इसी में। फिर से समझिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझिएगा। देखिए, अगर कहीं भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है और उसके एंटीसीडेंट के रूप में ये सब लिखा हुआ रहे, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में ऑल, बोथ, एनी, द फ्यू, द लिटिल, नथिंग, एनीथिंग, ये सब ओनली, द सेम, अगर ये या सुपरलेटिव डिग्री, अगर ये सब लिखा हुआ है एंटीसीडेंट के रूप में, तब रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा। तो देखिए, हाँ, एंटीसीडेंट के रूप में ऑल लिखा हुआ है, तो ऑल लिखा हुआ है, तो यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या आया, दैट आया। तो ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा पॉइंट इसी क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसको एक बार देख लीजिए, तब आपको कुछ एग्जाम्पल लिखाते हैं, देख लीजिए इसको। देख लिया आपने, अब कुछ एग्जाम्पल देखिए। देयर इज नथिंग दैट मैन कैन नॉट डू, कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। तो देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में क्या है, नथिंग है, तब यहां पर क्या आ गया, दैट आ गया, ठीक है ना। आई हैव गिवन यू एवरीथिंग दैट आई हैव, मेरे पास जो कुछ भी है मैंने आपको क्या किया है, दे दिया है। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने आपको दे दिया है। ये वाला देख लीजिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर दैट के पहले यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग लिखा हुआ है, तो एवरीथिंग इसका एंटीसीडेंट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट आ गया। एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, देखिए, दिस इज द सेम बुक दैट यू कैरी इन योर बैग, यह वही किताब है जो आप अपने बैग में क्या किए हैं, कैरी किए हैं। तो देखिए, यहां भी क्या लिखा हुआ है, दैट के पहले द सेम लिखा हुआ है, तो द सेम लिखा हुआ है, तो यहां पर एंटीसीडेंट द सेम आ गया, तो अब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या हो गया, दैट आ गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए इसको,
क्लियर है? एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देखिए। देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं, रमन वॉज द ओनली एक्टर हु वुड नेवर स्मोक। ठीक है ना, रमन एकमात्र ऐसा एक्टर था जो कि कभी भी स्मोक नहीं करता था। बता दीजिए कहां गलती है, इसको देखिए। तो देखिए यहां पर द ओनली लिखा हुआ है, तो द ओनली के साथ यहां पर हु का यूज नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, दैट आएगा। तो ये हु को यहां से हटाइए, हु के स्थान पर क्या लिख दीजिए, दैट लिख दीजिए। देखिए लिखा हुआ द फ्यू बुक्स विच आई हैव आर यूजलेस। कह रहा है कि जो भी थोड़ी सी किताबें मेरे पास हैं वो क्या है, यूजलेस है। ठीक है ना, बता दीजिए कहां गलती है। तो देखिए द फ्यू लिखा हुआ, तो द फ्यू लिखा हुआ है तो विच नहीं होकर यहां पर क्या आ जाएगा, दैट हो जाएगा। ये विच को हटाइए और यहां पर दैट लिख दीजिए। देखिए लिखा हुआ है दिस इज द सेम क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन द एग्जाम। यह वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था। जल्दी से बता दीजिए तो कहां गलती है। कहां, देखिए द सेम लिखा हुआ है, द सेम लिखा हुआ है तो यहाँ विच का यूज नहीं होगा। विच के स्थान पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये विच को हटाइए, विच के स्थान पर दैट का यूज कर दीजिए। ठीक है ना, तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से हमने ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये वाला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के रूप में इन सब चीजों का यूज हो जाता है तब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, दैट आएगा, दैट आएगा। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन का थर्ड क्लास था। ठीक है, आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। 2 क्लास आपका और चलेगा अभी रिलेटिव प्रोनाउन का। ठीक है ना, रिलेटिव प्रोनाउन देख लीजिए 5 क्लास लग रहा है खत्म होने में। 5 क्लास, ये है ही इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमको नहीं लग रहा 5 क्लास में भी खत्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये है ही इतना इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, हद से ज्यादा क्वेश्चन। पूरे प्रोनाउन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है तो वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इंग्लिश बाय अभिनव सर एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज भर हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे, तब इसके अगले पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।